कक्षा 10 के जीव विज्ञान में सेकेंड चैप्टर श्वसन के अंतर्गत हम अगला टॉपिक श्वसन की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन पर चर्चा करेंगे। श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से प्राप्त होता है, अतः श्वसन के अंतर्गत दो घटनाएं होती हैं। अब देखिए श्वसन की क्रियाविधि में पहले हम देखते हैं कि श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। अच्छा, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है तो इसके अंतर्गत क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वायुमंडल से प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर, इन होने वाली क्रियाओं के आधार पर श्वसन जो होता है तो उसकी घटनाएं दो चरणों में बांटी गई हैं। पहला है आपका बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। दूसरा है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन, इंटरनल सेलुलर रिस्पायरेशन। अब देखिए, तो पहला है आपका बाह्य श्वसन। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके बाह्य कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। अब देखिए, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके अभी बताया गया है कि हमें अपने शरीर की जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन से ऊर्जा तब मिलता है जब उसका ऑक्सीकरण होता है। तो उस ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन वायुमंडल से मिलता है। तो वायुमंडल से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद जब वो ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाता है, हमारी बाह्य कोशिका तक, तो इस क्रिया को क्या कहा गया, बाह्य श्वसन कहा गया। अर्थात वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके फेफड़े तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम बाह्य श्वसन कहते हैं। अब अगला है हमारा आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। अब देखिए इंटरनल सेलुलर रिस्पायरेशन। अब देखिए, कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होने व CO2 बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन या आंतरिक। अब देखिए, तो जब हम बाह्य श्वसन में बताया गया है कि जब हम क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, वायु नली से श्वसनिकाओं से होते हुए हमारे फेफड़े में जाता है। फेफड़े से फिर क्या होता है कि वहाँ से वह रुधिर के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाता है। तो यहाँ तक की प्रक्रिया अर्थात वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने और कोशिकाओं तक पहुँचने की प्रक्रिया को तो हम क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जब कोशिकाओं के अंदर चला जाता है तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुँचने के पश्चात कोशिकाओं में जो भी ग्लूकोज होता है, जो हमें पचित भोजन से प्राप्त होता है, तो उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और जब वो ऑक्सीकृत होता है तो उसके ऑक्सीकरण से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो और जल, अर्थात उसके ऑक्सीकरण से वह ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और वो जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वह उन कोशिकाओं में ATP के रूप में संचित कर ली जाती है। और जैसे जैसे उनकी आवश्यकता पड़ती है तो उनको क्या किया जाता है, शरीर के जैविक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया श्वसन का जो चरण है। अब अगला है आपका श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। तो वायुमंडल की शुद्ध वायु को फेफड़ों में पहुँचने तथा शुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं। अब देखिए, ये श्वसन करना हो गया, ब्रीदिंग हो गया।
जिसको श्वासोच्छ्वास भी कहा जाता है। तो ब्रीदिंग अर्थात जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने और उसको हमारे शरीर के अंदर पहुंचाने, फिर शरीर के अंदर से जो भी अशुद्ध वायु या जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकालने, अर्थात ये दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, बाह्य श्वसन भी और आंतरिक श्वसन। ब्रीदिंग जो है तो ब्रीदिंग के अंतर्गत बाह्य श्वसन भी और आंतरिक श्वसन दोनों सम्मिलित हैं, अर्थात वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके हम बाह्य कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और फिर वहाँ से जो भी CO2 होता है, शुद्ध वायु होती है, उनको जब बाहर निकालते हैं तो इन दोनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इस क्रिया में बाहरी वायुमंडल व फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए, तो ये जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया है तो इसमें सीधे से बताया गया है कि वायुमंडल की शुद्ध वायु को फेफड़ों में पहुँचने तथा अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने। तो फेफड़ा जो है हमारा क्या है कि श्वसन का मुख्य अंग है। तो जो भी हम वायु बाहर से लेते तो सबसे पहले फेफड़ों में ही जाता है और वहाँ से वो शुद्ध होकर के फिर शरीर के अन्य भागों में कोशिकाओं में जाता है और शरीर के अंदर जो भी अशुद्ध वायु होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एकत्रित होकर कहाँ आती है? फेफड़े में ही आती है, फेफड़े से ही होकर के फिर बाहर निकलती है। तो इसी के आधार पर बताया गया है कि इसका डेफिनेशन दिया गया है। तो इसी के आधार पर बताया गया कि इस क्रिया में जो भी वायुमंडल और फेफड़े होते, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो जा रहा है, अर्थात वायु का गैसों का क्या हो रहा है? विनिमय हो रहा है। बाहर से जब आता है तभी फेफड़े में ही जाता है और फेफड़े का जो होता है बाहर, तीसरा से दोनों में क्या हो रहा है? विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। वायुमंडल की वायु फेफड़े में एकत्रित जो वायु होती है वायुमंडल में चली जाती है, तीसरा से एक दूसरे के बीच विनिमय हो गया। अब अगला है आपका श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब देखिए, अब जो श्वसन की प्रक्रिया है, क्रिया विधि है, वो किस प्रकार होती है? तो यह क्रिया जो है और 2 पदों में पूरी होती है। जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कितने पदों में पूरी होती है? 2 पदों में पूरी होती है। पहला है निश्वसन और निःश्वसन। ध्यान रहे, निश्वसन इंस्पायरेशन और निःश्वसन एक्सपायरेशन। अगर हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश इसका है इंस मिस में और एक्स मिस बाहर। तो निश्वसन पहले होता है और निःश्वसन बाद में होता है। तो हम निश्वसन और निःश्वसन के बारे में, अब पहला टॉपिक हमारा है निःश्वसन। अब देखते हैं निःश्वसन में क्या होता है। तो देखिए, यह एक ऐसी श्वसन की प्रक्रिया है जिसमें देखिए इस क्रिया द्वारा बाहर की शुद्ध वायु फेफड़ों में पहुंचती है। इस क्रिया में पसलियों से जुड़ी पेशियों के संकुचित होने से पसलियां आगे तथा ऊपर की ओर उठ जाती हैं। साथ ही डायफ्राम की पेशियों के सिकुड़ने से चपटा हो जाता है, जिससे मनुष्य में सांस लेने के समय डायफ्राम नीचे की ओर तथा पसलियां ऊपर की ओर खिसक जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में वायु का दाब बढ़ जाता है। वायु के दाब को पूरा करने के लिए शुद्ध वायु नासिका रंध्रों से श्वास नली से होकर भर जाता है। फेफड़ों के वायु कोशों में भरी वायु रुधिर कोशिकाओं के संपर्क में आती है और विसरण द्वारा रुधिर में मिल जाती है। साथ ही CO2 रुधिर से विसरण द्वारा वायु कोशों में आ जाता है। अब देखिए, तो यहाँ बताया गया हमारे फेफड़ों के पोजीशन में। तो देखो जो फेफड़े होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे चेस्ट में स्थित हैं और चेस्ट में दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों होते हैं और उनके बीच में क्या होता है? हृदय स्थित होता है। तो जब हम वायु को वायुमंडल से लेते हैं तो ये हमारे वायु नली में जाता है। वायु नली से यह आगे जैसे बढ़ता है तो ये वायु नली आगे जाकर के जहाँ से हमारा चेस्ट शुरू होता है वहीं से ये 2 भागों में बट गई, 2 शाखाओं में बट गई हैं।
तो ये दो शाखाओं में बट जाती हैं। एक चली जाती है राइट वाले अर्थात दाएं फेफड़े में और एक चली जाती है बाएं फेफड़े में, और ये दोनों जाके दोनों फेफड़ों में मिल जाती हैं और अंदर जाकर के बहुत सारे ब्रांचेज में, बहुत सारे शाखाओं में बट जाती हैं और दोनों के माध्यम से वायु फेफड़ों में जाके भर जाती है। जैसे वायु फेफड़े में जाती है ऐसे ही वहाँ जगह की कमी की पूर्ति के लिए ये जो भी मांसपेशियाँ होती हैं हमारे चेस्ट की, वो क्या करती हैं, गति करती हैं। उनके गति के कारण जो पसलियाँ होती हैं ऊपर उठ जाती हैं और डायफ्राम जो होता है वो नीचे दब जाता है, जिसके वजह से जो हमारे चेस्ट का जो पूरा जो हृदय का आयतन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब हृदय का आयतन बढ़ जाता है तो उसमें ब्लड जाके क्या हो जाता है, भर जाता है। ब्लड जाके भर जाता है और जैसे ही ब्लड जाके भरता है तो उसके पश्चात पुनः ये पसलियाँ क्या होती हैं, दबती हैं। तो फिर इससे जो ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से निःश्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है।